मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। डर लगेगा तुझे फासला देखकर, डर लगेगा तुझे फासला देखकर, तू बढ़ते रहना रास्ता देखकर, तू बढ़ते रहना रास्ता देखकर। एक दिन मंजिल आएगी तेरे पास, एक दिन मंजिल आएगी तेरे पास, तेरा हौसला देखकर, तेरा हौसला देखकर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों। बहुत बहुत देर के बाद आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं। कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, कुछ दिक्कतें आ गई थी, तो इस वजह से मैं और लेक्चर भी नहीं ला पाया था। बट आज जो आपका फाक एग्जाम हुआ उसकी आंसर की आपके साथ मैं डिस्कस करने लगा हूं। मैं जो इसके आंसर से ऑलरेडी मैंने टिक कर दी हैं ताकि टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। उम्मीद करता हूं वैसे तो सब बच्चों का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। और कल मैंने जो एक आप लोगों को मैसेज किया था, जो व्हाट्सएप पर किया था, टेलीग्राम चैनल पर और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर, मैंने उसमें बोला था कि बच्चों आपका बेसिक लेवल का एग्जाम ही आएगा, फंडामेंटल्स पर जोर दीजिएगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 5 से 6 से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और वही हुआ है, वही चीजें आई हैं जो मैंने कल आपको बोला था। बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स पर आपको काम करना था। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब आपसे मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन ये मेरे ख्याल से पार्ट सेक्शन सी वाला जो होगा क्वेश्चन पेपर होगा। तो जो पहला क्वेश्चन आ गया, P&Q आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:2 रेशियो। किस रेशियो में बांट रहे हो प्रॉफिट को? 3:2 के रेशियो में। उन्होंने वाई को एडमिट किया विद 1/5 शेयर। तो बताओ उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? तो दो तरीके इसको कैलकुलेट करने के। शॉर्टकट आपसे मैं डिस्कस करता हूं, जो मैंने पहले भी कई बच्चों के साथ जो डिस्कस किया हुआ है, ऑफलाइन क्लासेस में भी किया हुआ है। तो ये देखिए, इसमें ये नहीं लिखा कि जो नया पार्टनर है उसको 1/5 शेयर किस रेशियो में मिला, या फिर हम ये बोलें कि जो ओल्ड पार्टनर्स ने नए पार्टनर को किस रेशियो में जो प्रॉफिट जो अपना हिस्सा दिया होगा, अपने हिस्से में से हिस्सा दिया होगा। तो अगर ऐसी परिस्थिति होगी तो हम ये मानकर चलते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशियो में ही सैक्रिफाइस किया होगा। तो इसका मतलब जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और जो न्यू रेशियो ओल्ड पार्टनर्स की ए अपने प्रति जो होगी वो सेम रहेगी। दैट मीन्स ए और बी की प्योर क्यू की जो रेशियो न्यू रेशियो 3:2 ही रहनी चाहिए। और जो नया पार्टनर वाई है उसकी क्या रेशियो होगी? तो ये तो हमें पता है कि पहले दो की 3:2 की इसी फॉर्म में मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4 कुछ भी हो सकता है। तो आंसर में अगर आप देखेंगे तो अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं दोनों को, तो ये क्या बनेगा? 12:8। तो इस 2 तो लास्ट वाला जो हो गया नया पार्टनर 5th के लिए आया, तो यहां से हम ये रेशियो, ये शॉर्टकट तरीका आ गया। यहाँ 12:8 है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी 3:2। सो हियर आंसर इज बी पार्ट 12:8:5। नेक्स्ट वन इज जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन। जब मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस ली थी, मैंने बोला था कि डेट्स को याद रखिएगा, पीएफएमएस की फिर सीपीएमएस की। तो ये कब इंप्लीमेंट हुआ? तो जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 2017। इन लेजर बुक्स विच अकाउंट्स आर मेंटेन। तो लेजर में हम कौन से अकाउंट मेंटेन करते हैं? तो लेजर में बच्चों हम रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ये सारे के सारे अकाउंट्स जो लेजर्स में मेंटेन करते हैं। लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। लेजर कहां से, किन की वजह से बनता है, किसकी हेल्प से बनता है? तो जो बेसिक बताया था, जो मैंने आपको IM जो आ गया तो जो आपको बेसिक में मैंने आपको जो बताया था कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, IRMFS जो आ गया। तो उसमें जो हमारे पास जो स्टेप आ जाता है, किस चीज का स्टेप आ जाता है हमारे पास कि
लेजर अकाउंट्स कहां से बनेंगे? सबसे पहले जर्नल बनाएंगे, तो उसके बाद हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 35, डिक्रीजिंग वैल्यू इन टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जिनका कोई आकार, स्वरूप, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो उनकी वैल्यू अगर डिक्रीज होती है ड्यू टू द नॉर्मल वेयर एंड टेयर, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट वन इज, इन केस ऑफ एन ओवरचार्ज विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज इशूड? ओवरचार्ज, मैंने अपने किसी कस्टमर को कुछ सामान बेचा। जब हमने सामान बेचा, कस्टमर को उधार पर बेचा, मान लेते हैं कि हमने इसको उधार पर बेचा, तो जब मैंने इसको उधार पर अपने कस्टमर को सामान बेचा होगा, तो वो क्या बन जाएगा? उसका मेरी बुक्स में क्या बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। क्या बैलेंस होगा? डेबिट, बिकॉज आई एम सपोज टू टेक मनी फ्रॉम हिम। मुझे अपने कस्टमर से पैसा लेना है, तो डेबिट बैलेंस आ गया। मैंने इसकी बिलिंग की 10,000, मान लीजिए 10,000 इसकी बिलिंग की, और बाद में जब देखा कि भाई मेरे कस्टमर ने मेरे को बोला एक्सक्यूज मी, कि आपने मेरे को रेट ज्यादा लगा दिया, ओवरचार्ज कर दिया, तो मेरी किताबों में इसका 10,000 बैलेंस, उन्होंने कहा कि आपने 1,000 रुपीज ज्यादा जो चार्ज कर दिया। तो इस 10,000 रुपीज के, जिसमें 1,000 ज्यादा है, इसके इफेक्ट को कैसे हम नलीफाई करेंगे? तो अकाउंट्स में क्या किया जाता है? तो अगर हमने किसी अकाउंट को डेबिट किया, उसको खत्म करने के लिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो हम कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और उसके लिए हम एक क्रेडिट नोट क्या करेंगे? क्रेडिट नोट प्रिपेयर करेंगे। तो उसके अकाउंट को क्रेडिट करने के लिए क्रेडिट नोट बनाया जाता है। सो यहां पर क्या आ जाएगा? क्रेडिट नोट बनेगा। नेक्स्ट वन इज, इफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज ₹2 लाख एंड इक्विटी इज 50,000, देन व्हाट विल बी द लायबिलिटी? तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है। वो क्या इक्वेशन होती है? एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स हमारे पास बच्चों 2 लाख गिवन है, 2 लाख गिवन है। इक्विटी हमारे पास 50,000 है, और लायबिलिटी वही हमने फाइंड आउट करनी है। तो जब हम इस 50,000 को इधर लेकर जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास लायबिलिटी की वैल्यू बेटा 1,50,000 रुपीज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। अब इसमें कई बच्चों ने मुझे को कॉल भी की है। मैंने उनको कहा कि ठीक है, मैं आपसे जब भाई वीडियो लेक्चर करूंगा तो उसमें डिस्कस करूंगा। तो इन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बताओ क्या होगा? सेम ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन 2 अकाउंट, इन 2 पीपल्स अकाउंट। जो सेम ट्रांजैक्शन है वो 2 लोगों के अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। फिर 2 बुक्स आर केप्ट एंड एंट्रीज आर मेड इन बोथ। हम 2 किताबें नहीं बनाते, हम 2 बुक्स नहीं बनाते, हम बहुत से बुक्स बनाते हैं, तो इसलिए बी पार्ट तो हो नहीं सकता। रिकॉर्डिंग ए ट्रांजैक्शन एंड गिविंग इट डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री, एंड रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स वाला भी गलत है। तो बहुत से बच्चों को ए और सी में कंफ्यूजन होगी, आपको भी कंफ्यूजन हुई होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पर देखिएगा टेक्निकल ग्लिंच, इसमें टेक्निकल पार्ट क्या आ गया? यहां पर क्या लिखा है कि सेम ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन 2 पीपल्स अकाउंट। तो हम सिर्फ जो लोगों के अकाउंट में नहीं एंट्री करते, हमारे पास जो यहां पर जो हमने जो लेजर पोस्ट, जो डबल एंट्री पोस्टिंग करनी होगी, इट कैन बी इन एक्सपेंस अकाउंट, इट कैन बी इनकम अकाउंट, इट कैन बी एनी अदर। तो इसमें लोगों के, जो पीपल मीन्स लोगों के ही, 2 लोगों के अकाउंट में ही एंट्री ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या कहता है कि दे शुड बी डेबिट एंड क्रेडिट, 2 जगह में एंट्री होनी चाहिए। और वो 2 जगह में जो एंट्री होनी चाहिए वो 2, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, और दूसरा एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है, कुछ भी। तो इट शुड नॉट बी ओनली इन 2 पीपल्स अकाउंट, बट इट कैन बी इन 2 अकाउंट्स। फॉर डेबिट, एक अकाउंट में डेबिट करेंगे एंड दूसरे अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट होगा। सो सी पार्ट इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट? अब इसमें भी बहुत से बच्चों को ए और बी पार्ट में कंफ्यूजन हो रही थी कि हम क्या लेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या आ गया? मेन ऑब्जेक्टिव। जिन बच्चों ने मेरे नोट्स को अच्छे ढंग से पढ़ा होगा, तो नोट्स में जो सोशल ऑडिट वाला या
फिनेंशियल ऑडिट वाले में पेज नंबर 2 में मैंने साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि ऑडिटिंग के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग जो होंगे 2 हैं, वन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड अनदर वन द सेकेंडरी और इंसिडेंटल जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या जाता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू एक्सप्रेस अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। जो भी ऑडिटर होंगे वो उनका ये मकसद नहीं है कि वो एरर्स को और फ्रॉड को डिटेक्ट करें, उनका ये काम नहीं होता। जो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है उनका, वो इंसिडेंटल होगा। जब हम ये देखेंगे कि क्या हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं, तो वो अगर उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है अगर वो ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सप्रेस करते हैं और इसको चेक करने के दौरान अगर हमें कोई गलती दिख जाती है, कोई एरर दिख जाता है, जो इंसिडेंटल या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या जाते हैं, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, तो वो क्या है? दीज आर सेकेंडरी, इंसिडेंटल, तो दीज आर नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मेन गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एफएम का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल क्या आ जाएगा? उनका एक ही गोल है, जो शेयर होल्डर्स ने जो बिजनेस में, जो कंपनी में जो पैसा लगाया है, जो उनकी वेल्थ है, जो शेयर होल्डर्स है उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। तो मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। मैंने बिजनेस में पैसा लगाया है, किस मोटिव से पैसा लगाऊंगा? कि भाई आज मैं कुछ पैसे लगा रहा हूं, ये बढ़े, कम ना हो, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ही मकसद है, जो मेन गोल जो होगा, मेन गोल इज मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ। द टर्म सोशल अकाउंटिंग वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो बेसिक क्वेश्चन आ गया, तो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय G.R. हिक्स। 1942 में उन्होंने एक बुक जो निकाली थी, तो उसमें उन्होंने जो ये सोशल अकाउंटिंग के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ, किसकी एक्यूरेसी को ट्रायल बैलेंस चेक करता है? लेजर की। जो हम लेजर अकाउंट से आगे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस उनकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने में के लिए बनाया जाता है। एक्सपेंसेस इनकम टू स्टार्ट ए बिजनेस, जब हमको बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो एक्सपेंसेस इनकर किए जाते हैं उसे बेटा हम फॉर्मेशन एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं इनको हम फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हेन ऑडिट इज अंडरटेकन to check the financial controls and irregularities in the organization, it is which type of audit? इससे रिलेटेड भी कई बच्चों के मुझे कॉल्स आई हैं कि सर इसमें कौन सा वाला ऑडिट होगा? इंटरनल ऑडिट है, सिस्टम ऑडिट है, कंप्लायंस ऑडिट है और स्टैट्यूटरी ऑडिट है। तो मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों, तो इसका जो आंसर है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट है। स्टैट्यूटरी ऑडिट को हम फाइनेंशियल ऑडिट भी कहते हैं, इसका जो दूसरा नाम है फाइनेंशियल ऑडिट भी कहते हैं। तो ये जो ऑडिट है ये कंडक्ट किया जाता है, इसका जो मकसद जो होता है टू असर्टन, क्या असर्टन करना कि वेदर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू जो फाइनेंशियल पोजीशन का वो प्रेजेंट करता है या नहीं करता। क्या अगर वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करता, दैट मीन्स देयर आर इरेगुलरिटीज। तो जो फाइनेंशियल कंट्रोल और इरेगुलरिटीज को फाइंड आउट मींस ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए क्या आ जाएगा? स्टैट्यूटरी ऑडिट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट इज इफ देयर इज पॉजिटिव बैलेंस, अगेन जहां पर डिस्प्यूट बच्चों को आ रहा है, क्वेश्चन फोन कॉल्स आ रही हैं, तो इफ देयर इज अ पॉजिटिव बैलेंस इन डेबिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट, अगर कोई पॉजिटिव बैलेंस है किसमें? डेबिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट, देन व्हाट डज इट इंडिकेट्स? तो वो बेटा नेट प्रॉफिट होगा। अब जैसे आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया होगा, बैलेंस हियर मीन्स बैलेंसिंग फिगर। जब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, थोड़ी सी लाइन को बच्चों थोड़ा सा सही नहीं बनी, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर हम इनकम से ले लेते हैं, यहां पर हम इनकम से ले लेते हैं, यहां पर हम जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, यहां पर सबसे पहले ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो सारे के सारे एक्सपेंसेस लेने के बाद हम क्या करते हैं? हम इनको क्लोज करते हैं। अगर ये साइड बड़ी है, ये साइड बड़ी है,
इसका टोटल हमने यहां लिखा। तो ये कौन सी साइड है? दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में क्या होगा? डेबिट साइड में आएगा नेट प्रॉफिट। डेबिट साइड में क्या होगा? नेट प्रॉफिट होगा। तो पॉजिटिव बैलेंस, एक तो पॉजिटिव है, प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव बैलेंस इन द डेबिट साइड। तो बैलेंसिंग फिगर आती है ये। नेट प्रॉफिट इज नथिंग एल्स बट द बैलेंसिंग फिगर। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। और इसमें से जब हम जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम माइनस करते हैं तो जो बैलेंस हमारे पास आता है उसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है? ये मैंने ऑलरेडी ऊपर आपसे क्वेश्चन में डिस्कस किया था, एक जो प्रैक्टिकल था, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। नेक्स्ट वन इज इन बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड इज शोन एज। हमने बैंक में पैसा जमा किया, तो जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं अपनी कैश बुक में हम डेबिट करते हैं, और बैंक वाले वाइस वर्सा, बैंक वाले क्या करते हैं? हमारे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट में इट इज क्रेडिटेड, तो कैश डिपॉजिट जो हमने किया होगा वो क्रेडिट होगा। आपने देखेंगे कई बार आपके अकाउंट में किसने पैसा डाला होगा। मेरे अकाउंट में किसी बच्चे ने पैसे डाले, मेरे को मैसेज फ्लैश हो जाता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो मेरी जो बैंक स्टेटमेंट में पैसा जो जमा होगा, जो मेरे अकाउंट में जमा होगा, तो बैंक स्टेटमेंट में क्या होगा? इट इज क्रेडिटेड। और अगर मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा तो बैंक स्टेटमेंट में इट इज डेबिटेड। नेक्स्ट वन, डैश इज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ए ट्रांजेक्शन डन, इट इज वाउचर। वाउचर जो होगा ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है किसी भी ट्रांजेक्शन का, सबूत, प्रूफ जो होगा वो वाउचर है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम डायरेक्ट टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल। किस पर डायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा? सो इट इज एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट होती है, उस पर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, तो उस पर टैक्स लगता ही नहीं है एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर। सो बी इज द राइट आंसर। If the opening, second last question, if the opening capital is rupees 80,000 and the closing capital is rupees 1 lakh, then what is the amount of profit or loss? मान लीजिए आपके पास आज सुबह 80,000 रुपीज थे, आप सुबह घर से निकले 80,000 रुपीज लेकर गए, पूरे दिन आपने मेहनत की, कमाया, पैसा कमाया, शाम को जब आप घर पहुंचे आपके पास 1 लाख रुपीज था। तो पूरे दिन में आपने कितने रुपए कमाए? कितने रुपए कमाए पूरे दिन में? बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। इट विल बी 1 लाख माइनस 80,000। वे सुबह 80 रुपीज, लेट इट बी सुबह आपके पास 80 रुपीज थे, शाम को आपके पास 100 रुपीज हैं, शाम को आपके पास 100 रुपीज हैं, पूरे दिन में कितने कमाए? इट विल बी 20। तो फॉर्मूला क्या बना? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सो प्रॉफिट विल बी 20,000। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इस पर भी बहुत से बच्चों के जो कॉल्स आए थे कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड, क्लासिफिकेशंस अंडर सोशल अकाउंटिंग इंक्लूड। तो क्लासिफिकेशन अंडर सोशल अकाउंटिंग वो क्या इंक्लूड करता है बच्चों? इट इज पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर। तो ये सोशल अकाउंटिंग के अंडर जो क्लासिफिकेशन होती है उसमें ये चीजें आती हैं। एक और क्वेश्चन में जो बच्चों ने कॉल किया था रिगार्डिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है? तो बच्चों ट्रायल बैलेंस यूजुअली, वैसे तो हम क्वार्टरली भी बना सकते हैं, हाफ ईयरली भी बना सकते हैं, हाफ ईयरली बेसिस पर भी बना सकते हैं हम, बट इस क्वेश्चन में यहां पर जो हमने कोई क्वेश्चन पढ़ा था उस क्वेश्चन में कोई कुछ लिखा नहीं था, उसमें सब चीजें लिखी हैं। अगर सब चीजें लिखी होंगी तब क्या हम मानेंगे? तब हम इसको एज्यूम करेंगे, यही करेंगे कि इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्या हमने इस क्वेश्चन में, क्या वो अलग, हर एक का अलग अलग तो नहीं पीडीएफ या क्वेश्चंस डिफरेंट तो नहीं है? हमने पढ़ा नहीं क्वेश्चन, वो बोला लेट मी सी टू इट। इफ द बिजनेस, रियल अकाउंट, डबल एंट्री बुक कीपिंग, जर्नल्स एक्सप्रेस ट्रूथ एंड फेयर, शेयर होल्डर्स वेल्थ, जीआर, क्रेडिट, लेजर, वाउचर, फिक्टिशियस, एग्रीकल्चर, स्टैट्यूटरी, प्रॉफिट, 51। अरे और क्वेश्चंस भी हैं, मैं तो इसी को वाइंड अप करने लगा था। 52 क्वेश्चन नंबर, इन एब्सेंस ऑफ एनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हाउ इज प्रॉफिट डिवाइडेड। तो इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, अगर कुछ नहीं कहा होगा तो हम प्रॉफिट्स को इक्वली सभी पार्टनर्स में बांटेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम। लॉस ड्यू टू फायर इन फैक्ट्रीज रिकॉर्डेड इन द, जो भी लॉसेज होते हैं उनको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में बीइंग लॉस, बीइंग एक्सपेंस, P&L अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। कॉपीराइट
एसेट होता है, इंटेंजिबल एसेट होता है, जिसका कोई आकार, कोई स्वरूप, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, एसेट है। डैश रेफर्स टू एनीथिंग दैट हैज एन इकोनॉमिक वैल्यू अटैच्ड टू इट। एसेट्स को हम क्या बोलेंगे? जिनके साथ कोई इकोनॉमिक वैल्यू अटैच होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स? इंसिडेंस ऑफ टैक्स मीन्स कौन टैक्स बेयर करेगा? हु विल बेयर द बर्डन ऑफ द टैक्स? नथिंग एल्स। सो हु विल बेयर द बर्डन ऑफ टैक्स? PFMS वर अर्लियर नोन एज, तो इसको पहले सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम, जो 2008-2009 में जो स्टार्ट हुआ था, बाद में इट वाज रीनेम्ड, इसको चेंज कर PFMS कर दिया गया था। तो सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम 2008-2009 में ये जो था वो स्टार्ट हुआ था। तो PFMS का पहला नाम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनप्रेजेंटेड चेक इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज। हमने चेक किसी को इशू किया, जिसको चेक हमने इशू किया उन्होंने अभी पेमेंट के लिए चेक लगाया ही नहीं, उसके अभी तक पेमेंट हुई नहीं, तो बाउंस चेक भी नहीं है, क्रेडिट भी नहीं है, अनकलेक्टेड भी नहीं है। सो इट इज आउटस्टैंडिंग चेक। हमने इशू कर दिया बट जिसको हमने दिया उसने अभी तक वो पेमेंट के लिए किसी भी कारण से उन्होंने उसको पेमेंट के लिए नहीं दिया। नेक्स्ट वन इज व्हेन ए कंपनी रेजेस मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO। अभी शायद LIC का भी जो निकल रहा है, जो उनका जो फर्स्ट दे गोइंग पब्लिक, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर जो सबसे पहली बार जो कंपनी के द्वारा जो फंड्स को रेज करने के लिए जो इशू निकाला जाता है उसको हम IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन जिसमें बच्चों ने गलत किया, कई बच्चों ने गलत किया। हाउ फ्रीक्वेंटली इज अ ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड? क्वार्टरली भी बना सकते हैं, ड्यूरिंग ईयर भी बना सकते हैं, एंड ऑफ द मंथ भी बना सकते हैं, तो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर भी है। तो अगर जैसे ये चारों ऑप्शन हैं, बट इनमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट, अगर इनमें से अगर हमको चूज करना होगा, देन इट विल बी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो बच्चों ये 60 क्वेश्चन जो आपको आज पेपर में आए थे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। कोई भी अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन, कोई डाउट है तो आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मेरे को पढ़ाने का मौका दिया। और समटाइम्स मैं काफ़ी लो जब फील कर रहा था, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जो मेरे हाथ में नहीं थी, आप लोगों को जब मैं मोटिवेट करता था तो उसके साथ साथ मैं खुद भी मोटिवेट हो जाता था साथ साथ। और पिछले 2 साल से आप लोगों के साथ ये जर्नी, आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ और काफ़ी अच्छा लगा जो बच्चों को पढ़ाकर, आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर और इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन लोगों को जो मेडिकल फील्ड के थे, जो आर्ट्स के फील्ड के थे, कोई IAS की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई मेडिकल फील्ड से कर रहा है, तो उन लोगों को अकाउंट सिखाना किस वे से और तरीके सोचेंगे। आपको अगर 1 आवर के लिए अगर पढ़ाना होता है तो उसके लिए 4 आवर्स मेहनत, 5 आवर्स मेहनत करनी पड़ती थी, बिकॉज आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं थे। तो अगेन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।